नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी की नियमावली आज सीएम पुष्कर सिंह धामी को सौंपी जाएगी। आज मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बैठक भी बुलाई गई है, जो दोपहर को होगी। नियमावली एवं क्रियान्वयन समिति की अंतिम बैठक के बाद नियमावली को प्रकाशन के लिए भेजा गया था, जो कि प्रिंट होकर आ गई है। समिति ने इसका ड्राफ्ट तैयार सौंपने के लिए समय मांगा था। सीएम ने आज का समय दिया है और आज मुख्यमंत्री की ओर से यूसीसी पर विशेष समिति के साथ बैठक भी बुलाई गई है। समिति अध्यक्ष शत्रुघ्न सिंह का कहना है कि नियमावली का कार्य पूरा होने के बाद प्रकाशन के लिए भेजा गया था, जिसे आज सीएम को सौंपा जाएगा। नियमों के साथ उसकी वेबसाइट और मोबाइल ऐप का काम भी लगभग पूरा हो गया है। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरियाणा के नए सीएम नायब सिंह सैनी के शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे। सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए चंडीगढ़ पहुंचने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री धामी का फूलों के गुलदस्ते से स्वागत किया। एयरपोर्ट पर उमड़े कार्यकर्ताओं ने जयकारे लगाकर सीएम धामी का अभिनंदन किया और इस भव्य स्वागत पर मुख्यमंत्री कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किए। आपको बता दें कि नायब सिंह सैनी ने दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, तो वहीं शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री अमित शाह और इसी के साथ साथ राजनाथ सिंह के अलावा कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरियाणा के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को उज्जवल कार्यकाल के लिए बधाई दी है। यहाँ का विकास आगे बढ़ाने के लिए 10 सालों में हरियाणा में डेवलपमेंट की सरकार ने हमारे के माध्यम में काम किया। वो अनवरत रूप से नायब सिंह सैनी जी इसको काम को आगे बढ़ाएंगे। हरियाणा का विकास होगा। मैं हरियाणा की नवनिर्वाचित सरकार को, नायब सिंह सैनी जी को, उनके पूरे मंत्री सबको बहुत बधाई देता हूँ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी की आपको बताते चले कि बात की है और इसी के साथ साथ जयंती और पुण्यतिथि पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने प्रदेश को औद्योगिक उन्नति की राह पर अग्रसर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनके द्वारा किए गए विकास परक कार्य हमारे लिए सदैव प्रेरणा स्रोत रहेंगे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आप देख रहे हैं। देहरादून से तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी की पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने श्रद्धांजलि अर्पित की है और इस बीच तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री के तस्वीर पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं। इसी के साथ साथ उन्होंने कहा कि उनके कार्य सदैव ही प्रेरणा स्रोत रहेंगे, उनसे बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है। वहीं सीएम धामी ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री के पुण्यतिथि पर उनको माल्यार्पण कर फूल चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए नजर आ रहे हैं। और विधायक राम सिंह कैड़ा ने भीमताल में प्रेस वार्ता कर जमरानी बांध परियोजना के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त किया। इस मौके पर विधायक कैड़ा ने कहा कि जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना बनाने की मांग वर्षों से की जा रही थी, जिस पर मुख्यमंत्री और सांसद ने परियोजना को स्वीकृति दी। उन्होंने कहा कि परियोजना में प्रभावित परिवारों को प्रतिकार, पुनर्वास और पुनः स्थापना सहायता वितरण कर दी गई है। वहीं परियोजना से प्रभावित 1267 लोगों को 4,79,84,18,000 की किस्त वितरित की जानी है, जिसके तहत मुख्यमंत्री धामी ने 494 प्रभावितों को 1,95,91,67,000 की धनराशि उनके खाते में डाली है। जिस काम की हम कोई तुलना ही नहीं की जा सकती है कि जमरानी बांध का निर्माण लोगों के लिए सपने के बराबर था। कि कई लोग, विपक्ष के लोग कहते थे कि कब बांध बनेगा, कब लोगों को पुनर्वास होगा, कहाँ उनको जमीन मिलेगी, कहाँ उनके लिए आवास बनेगा। लेकिन आज स्टेप बाय स्टेप माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, पुष्कर धामी जी ने सब व्यवस्थाएं पूरी कर दी हैं और जिनको पुनर्वास होना है उनके लिए सब व्यवस्था हो गई है।
और बीजेपी ने केदारनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए प्रत्याशी के नामों का पैनल केंद्रीय संसदीय बोर्ड को भेज दिया है। पैनल में पूर्व विधायक आशा नौटियाल, कुलदीप रावत, कर्नल अजय कोठियाल और पूर्व विधायक स्वर्गीय शैलारानी रावत की बेटी ऐश्वर्या रावत दास समेत कुछ और नाम भी शामिल हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र प्रसाद भट्ट ने बताया कि पैनल में 9 लोगों के नाम केंद्रीय संसदीय बोर्ड में भेज दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी संगठन बूथ और पन्ना स्तर तक चुनाव लड़ने और रिकॉर्ड जीत दर्ज करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। देखिए, हर चुनाव में जीत और हार के बाद समीक्षा होती है। अनेकों कारक उसके निकल कर आए हैं, उन कारकों की पुनरावृत्ति न हो इस दिशा में रचना तैयार की है। इसलिए हम लोग 2 माह पूर्व ही अपने चुनाव प्रबंधन की टोली घोषित कर दी थी। पूरी टीम क्षेत्र में है। बूथ प्रबंधन की अपनी जो रचना है उसको हमने प्रभावी रूप से स्थापित किया है। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम हुए हैं, हमारे जो प्रभारी मंत्री सौरभ भगवान जी उनके द्वारा भी कुछ कार्यक्रम तय हुए हैं और जिन कार्यकर्ताओं को हमने उस प्रबंधन कमेटी में जोड़ा है, ऐसे सभी कार्यकर्ताओं का समय वहां दिया है। आगामी दिनों के अंदर जो वहां से कुछ फीडबैक उत्तराखंड की केदारनाथ सीट पर होने जा रहे उपचुनाव की तारीखों की घोषणा होने के साथ ही राजनीतिक दलों द्वारा जनता के बीच में जाने का काम शुरू हो गया है। आपको बता दें, सत्तारूढ़ बीजेपी और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस अपनी जीत के दावे कर रही है। वहीं पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे हरक सिंह रावत का भी नाम केदारनाथ सीट पर प्रत्याशी के रूप में इस समय सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। केदारनाथ उपचुनाव को लेकर हरक सिंह रावत ने कहा कि मुझे अपनी क्षमता पर कोई भी शक नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर मैं चुनाव मैदान में आता हूं तो बीजेपी चुनाव जीतने के लिए मेरे पीछे हजारों लोगों की टीम लगा देगी। वहीं हरक सिंह रावत ने इस बयान को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने हरक सिंह रावत के बयान पर तंज कसते हुए कहा कि खुद हरक सिंह रावत ने अगर शब्द का इस्तेमाल करके अपने ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा लिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का कोई भी प्रत्याशी अगर चुनाव मैदान में खड़ा होता है तो उसे भी हार का सामना करना पड़ेगा। मुझे अपनी क्षमताओं पर वो नहीं है और मुझे अपनी लोकप्रियता पर, केदारनाथ में अपनी लोकप्रियता पर भी मैं कम नहीं है। मैंने बहुत सेवा की है, केदारनाथ की, बाबा की भी बहुत सेवा की है, लेकिन मेरे मैदान में आते ही ये चुनाव भाजपा अगर 100 घोड़े लगाएगी, माना अगर कोई और लड़ेगा। सिंह रावत जी कांग्रेस के सदस्य हैं, बहुत वरिष्ठ नेता हैं। पहली बात तो अगर शब्द बोल के उन्हें प्रश्न खड़ा कर दिया, अगर मुझे टिकट मिलता है, हम तो चाहते हैं कांग्रेस के कोई भी प्रत्याशी हो, हम उसको हराएंगे। और हरक सिंह जी क्योंकि हमारे दल में पहले रहे हैं, व्यक्तिगत सुझाव यही है कि देवभूमि केदारनाथ की विधानसभा भाजपा की विधानसभा है, वो खुले न सही आंतरिक भाव से भाजपा जीते, इसकी आराधना बाबा केदार से करें। देवभूमि उत्तराखंड में चल रही चारधाम यात्रा में यात्रियों को रास्तों पर किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े, उसे लेकर लोक निर्माण विभाग लगातार गड्ढा मुक्त अभियान चला रहा है। इस बात पर उत्तराखंड के लोक निर्माण और पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि गड्ढा मुक्त अभियान में निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप 65% काम पूरा हो चुका है, जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग में कुल 2316 किलोमीटर में से 1517 किलोमीटर सड़क पर मरम्मत का काम हुआ है। साथ ही उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा में अभी तक कुल 40,62,706 यात्रियों ने दर्शन किए हैं और हेमकुंड साहिब के कपाट बंद हो चुके हैं। लोक निर्माण विभाग द्वारा राज्य के राष्ट्रीय राजमार्ग में गड्ढा मुक्त अभियान के अंतर्गत कुल 2316 किलोमीटर सड़कों में से 1517 किलोमीटर सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के अलावा पैच मरम्मत का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। इस प्रकार लक्ष्य के अनुरूप 65% कार्य पूर्ण किया जा चुका है और भी हम तेजी से काम कर रहे हैं।
इसके साथ साथ जो हमारी यात्रा है ये चल रही है। यमुनोत्री में 6,57,067 यात्री पहुंच चुके हैं, दर्शन कर चुके हैं। गंगोत्री में 7,53,991 यात्री पहुंच चुके हैं। और महिला सृजन नीति को लेकर राजधानी देहरादून के विधानसभा भवन में उत्तराखंड की महिला सशक्तिकरण और बाल विकास मंत्री रेखा आर्या की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसे राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल और महिला कल्याण विभाग के निदेशक प्रशांत आर्य भी मौजूद रहे। इस मौके पर रेखा आर्या ने कहा कि महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण हमारा केंद्र बिंदु है, लेकिन इसके साथ हमने सोचा है कि एक बच्चे के जन्म से विवाह और वृद्धावस्था तक आने वाली सभी परिस्थितियों के अनुरूप व्यवस्थाओं को हम इस महिला नीति में लेकर आए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि मानसिक रूप से ग्रसित महिलाओं के लिए महिला नीति में विशेष उल्लेख करने के लिए भी अधिकारियों को निर्देश दिए गए। देखिए, आज महिला नीति 2024 के परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने आज काफी कुछ समीक्षा करी है, जिसमें हमारे महिला आयोग की अध्यक्षा भी रही और संबंधित हमारे विभागों के अधिकारीगण भी रहे। निश्चित रूप से समीक्षा करने के दौरान में महिलाओं की आर्थिक सशक्तिकरण का पहलू तो मुख्य केंद्र बिंदु में है ही। इसके साथ ही ये भी कोशिश है कि एक बच्ची के गर्भ में जन्म से लेकर उसके शिक्षा से लेकर उसके युवती बनने से लेकर और सीएम के निर्देश और दीपावली को मद्देनजर रखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रही है, जिसको लेकर जसपुर में उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश बॉर्डर पर वाहनों और खाद्य दुकानों का औचक निरीक्षण किया जा रहा है। जहां निरीक्षण के दौरान कुछ वाहनों के लाइसेंस भी रिन्यूएबल नहीं पाए गए। कुछ खाद्य पदार्थ की दुकानों पर गंदगी के अंबार मिले, जिनको लेकर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दुकानदार को जमकर लताड़ लगाई और साथ ही साथ साफ सफाई पर विशेष जोर देने के लिए निर्देश दिए हैं। इस दौरान टीम ने संदेह के आधार पर मिठाइयों और दूध पनीर मावा के लगभग 1 दर्जन नमूने जांच के लिए इकट्ठा किए। यूपी और उत्तराखंड के बॉर्डर पर जो गाड़ियों की चेकिंग की और उसके बाद उन्होंने जसपुर में जो स्थान है जो मिठाई मावा दूध के पदार्थ बेच रहे हैं उनका चेकिंग के दौरान हमने कुछ खाद्य पदार्थ में उनके नमूने भी हमने संग्रह किए। लगभग अभी तक हमने 7 नमूने संग्रह। उनको सबको नोटिस दे रहे हैं, अपना लाइसेंस बनाना नहीं तो लाइसेंस नहीं बनाते हैं, उनको चालानी कार्रवाई की जाएगी। और खबर ऋषिकेश से है, जहां पर शरद पूर्णिमा के अवसर पर मधुबन आश्रम में भव्य जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली गई। रथ यात्रा का शुभारंभ कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, कैबिनेट मंत्री सुबोध अनवाल और वही मधुबन आश्रम के महंत परमानंद दास महाराज और साधु संतों ने किया। दोनों कैबिनेट मंत्रियों ने रथ पर सवार बलदेव, सुभद्रा और कृष्ण भगवान को 56 भोग लगाया। साथ ही उनको उनकी विधिवत पूजा अर्चना के बाद राज्य की खुशहाली को लेकर प्रार्थना की। वही रथ यात्रा में ऋषिकेश के साथ आसपास के इलाकों से सैकड़ों भक्त शामिल हुए, जिन्होंने अपने हाथों से भगवान जगन्नाथ के रथ की रस्सी को खींचकर पुण्य लाभ प्राप्त किया। आज 27वीं रथ यात्रा पे भगवान जगन्नाथ रथ पर आरूढ़ हुए हैं। ये बहुत ही आनंद उत्सव है। हजारों लाखों लोग जगन्नाथ जी के स्वागत में खड़े हैं और कहते हैं रथ पे जो भगवान जगन्नाथ का दर्शन करता है तो उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट होते हैं। और पौड़ी में वाल्मीकि जयंती के अवसर पर वाल्मीकि समाज के लोगों ने पीडब्ल्यूडी गेट सिविल लाइन में भगवान वाल्मीकि की भव्य शोभा यात्रा निकाली। मुख्य मार्ग एजेंसी चौक अपर बाजार होते हुए ये शोभा यात्रा लक्ष्मी नारायण मंदिर तक गई। शोभा यात्रा में महर्षि वाल्मीकि राम, माता सीता, लक्ष्मण और हनुमान के रूप में सजे पात्रों का भक्त जनों ने फूल मालाओं से स्वागत किया। इस दौरान झांकियों में शामिल अन्य कलाकारों ने भजन नृत्यों की शानदार प्रस्तुतियां दी। तो वहीं शहर में जाम की स्थिति पैदा न हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन की ओर से अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती भी की गई थी। और जैसे गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी आप देख ही रहे हैं, भगवान वाल्मीकि शोभा यात्रा चल रही है और शोभा यात्रा में ये हमारा अखाड़ा होता है
रोड शो होता है, भगवान वाल्मीकि की झांकी निकलती है, सीता माता होती है, लव कुश होते हैं। और मैं इस भव्य शोभा यात्रा में, क्योंकि एक हमारा त्योहार वाल्मीकि प्रकट उत्सव है और जिसके बारे में आपको पता ही है, महर्षि वाल्मीकि जी ने काफी ईसी पूर्व पे उन्होंने रामायण की रचना कर दी थी और इसका उल्लेख हमेशा रामलीला में भी किया जाता है। तो और एक चीज मैं कहना चाहूंगा पौड़ी की सम्मानित जनता से भी कि वो हमारा जो रामलीला हमेशा नवरात्रों के समय में मंच के माध्यम से की जाती है, उसमें एक महर्षि वाल्मीकि जी का रोल जरूर रखा जाए स्टार्टिंग में। उससे क्या है कि हमारे लोग और को अच्छा भी लगेगा और जागरूकता भी रहेगी। दूसरी बात, कल दिनांक 16/10/2024 को कोट साड़ा से जहाँ पे काफी ईसा पूर्व एक महर्षि वाल्मीकि आश्रम है। और वाल्मीकि जयंती के अवसर पर राजधानी देहरादून के रायपुर में वाल्मीकि समाज की तरफ से विशेष कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें कांग्रेस से पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों और प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें अव्वल आने वाले प्रतिभागियों को डॉक्टर हरक सिंह रावत ने पुरस्कृत किया। वह इस मौके पर हरक सिंह रावत ने कहा कि जो लोग सनातन धर्म की बड़ी बड़ी बातें करते हैं और देश को धर्म के नाम पर विभाजित करने का काम करते हैं, उनको महर्षि वाल्मीकि से सीख लेनी चाहिए। महर्षि वाल्मीकि जी ने ये बहुत बड़ी बात पूरे देश को और विशेषकर उन लोगों को जो सनातन धर्म की बड़ी बड़ी बातें करते हैं और देश को जाति में, देश को विभाजित करने की कोशिश करते हैं, उनको सीख लेनी चाहिए कि महर्षि वाल्मीकि जी ने संस्कृत भाषा में पूरा रामायण लिखी। ये एक बहुत बड़ी, मैं सोचता हूं एक बहुत बड़ा एक संदेश है। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने हरियाणा के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को देवभूमि और अपनी ओर से बधाई दी है। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से हरियाणा में डबल इंजन की सरकार है, उसका निश्चित तौर पर हरियाणा को लाभ मिलेगा और जो हरियाणा के लिए केंद्र और राज्य की धारणा है, वो धरातल पर उतरे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी की डबल इंजन की सरकार के समय में हरियाणा का चौमुखी विकास होगा। कल ही हरियाणा के मुख्यमंत्री विधानमंडल दल में नायब सिंह सैनी जी को पुनः विधायक मंडल दल का नेता चुना गया है। मैं देवभूमि की ओर से, अपनी ओर से माननीय नायब सिंह सैनी जी को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं देता हूं कि हरियाणा का विकास डबल इंजन की सरकार में और चौमुखी विकास हो, ऐसे हम अपेक्षा करते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि आगामी दिनों के अंदर हरियाणा के बारे में जो सोच केंद्र भी रखता है और राज्य सरकार के रूप में वहां के मुख्यमंत्री जी रखते हैं। और यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता के प्रदेश में लागू होने के बाद धामी सरकार की तरफ से विवाह और तलाक के पंजीकरण निकाय स्तर से लिए जाने की तैयारी की जा रही है। और इस बात को लेकर उत्तराखंड के शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि प्रदेश के सभी नगर आयुक्तों और ईओ का सब रजिस्ट्रार की जिम्मेदारी दी गई है, जो ऑनलाइन पंजीकरण करेंगे और उसके आधार पर यह काम शुरू होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि यूसीसी के लागू होने के बाद ये कार्य प्रणाली शुरू की जाएगी, जिसे हमने दुरुस्त किया है। देखिए, आपको शायद पता होगा कि एक विषय आया था जो तलाक का है, शादी का है, उसमें उनका रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। उसके लिए रजिस्ट्रार की नियुक्ति करेंगे। तो हमारे यहाँ एमएनएज और ईओज को सब रजिस्ट्रार की एक तरह से जिम्मेवारी दी गई है, जो उसमें पंजीकरण करेगा, यानी कि उसे ऑनलाइन पंजीकरण करना है। और उसके आधार पे फिर ये काम पूरा शुरू होगा। यानी कि जो नियमावली हमारी यूसीसी की है, उसी दिशा में ये काम हमारा अब शुरू होगा।
अल्मोड़ा के सल्ट में कॉर्बेट नेशनल पार्क में प्रतिवर्ष लाखों पर्यटक का जंगल सफारी लुत्फ उठाने यहां पहुंचते हैं। यह वही अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट के मुहान में अल्मोड़ा वन प्रभाग ने जंगल सफारी का नए गेट को लेकर विभाग योजना बना रहा है। मुहान क्षेत्र वन्यजीवों की चहलकदमी की प्रसिद्ध है। कॉर्बेट नेशनल पार्क से लगा क्षेत्र होने के कारण यहां पर्यटकों की अपार संभावनाएं हैं। वह स्थानीय ग्रामीण कैलाश खुलबे ने कहा कि अल्मोड़ा वन प्रभाग के मुहान में जंगल सफारी का नया गेट को लेकर स्थानीय लोगों को बढ़ावा मिलना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि इस संदर्भ में वन विभाग के उच्च अधिकारियों को पत्र लिखा गया है। आसपास गांव के लोगों को रोजगार, स्थानीय लोगों को ही जिप्सी परमिट मिलने चाहिए। जो प्रस्ताव उससे भेजा गया था, हमारी जो नियत थी वो ये थी कि स्थानीय लोगों को कोई रोजगार मिले, कुछ गाइड भर्ती हों, कुछ लोगों को परमिट मिले, गाड़ी का परमिट मिले, और कुछ यहाँ पर जो है कुछ उसका प्रचार प्रसार हो। प्रचार प्रसार है नहीं। अब गेट जो बना रहे हैं ये सब पैसे की बर्बादी हो रही है। पैसा बर्बाद ना किया जाए। मेरा कहना यह है कि जो पुराना गेट है, विद्यमान है, जो उसी में से उसको सुचारू चलाया जाए। और केदारनाथ उपचुनाव को लेकर तारीखों को ऐलान हो चुका है और वही अब पार्टियां चुनावी तैयारी में जुटी हुई हैं और पार्टी ने प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। तो वही प्रेक्षकों की जो है रिपोर्ट के आधार पर आए नामों पर स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड ने विचार विमर्श कर लिया है और केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड को नामों का पैनल भेज दिया गया है। वही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम के साथ मिलकर वर्चुअल बैठक के चलते केदारनाथ उपचुनाव को लेकर विधानसभा से दावेदारी करने वाले प्रत्याशियों के नाम को भेज दिया गया है। जल्द ही फाइनल प्रत्याशी का नाम फाइनल किया जाएगा। इसके साथ ही केदारनाथ उपचुनाव को लेकर 7 प्रचारकों की लिस्ट भी जारी की जाएगी। देखिए, हरक सिंह रावत जी कांग्रेस के कार्यकर्ता है। उनके बाद निर्णय कांग्रेस को करना है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव की दृष्टि से पूरी तरह तैयार है। कांग्रेस का जो भी प्रत्याशी है उससे हमारे चुनाव प्रबंधन को फर्क पड़ने वाला नहीं है। हमने कल ही जो जिले से जिन जिन लोगों ने दावेदारी की थी, ऐसे सभी प्रत्याशियों के पैनल हमने सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड को कल वर्चुअल मीटिंग के बाद भेज दिए हैं। बहुत जल्दी केंद्र प्रत्याशी की विधिवत घोषणा करेगा। और प्रदेश सरकार ने सभी राष्ट्रमंडल ढाबों और के संचालक और कर्मचारियों को अपने गले में आई कार्ड, मास्क और टोपी लगाने के आदेश और उसका उल्लंघन करने पर 1 लाख तक का जुर्माना लगाने के आदेश के बाद कांग्रेस ने कहा कि प्रदेश में ऐसे मामलों से लोगों का भरोसा टूटा है और ये बहुत गंभीर प्रकरण है। इसकी जांच होनी चाहिए और शासन प्रशासन को इसकी निष्पक्ष जांच करनी चाहिए। इसको लेकर कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा महाराज सोनी का बयान सामने आया है। बहुत अच्छी बात है, भरोसा टूटा है लोगों का, गंभीर प्रकरण है। इस प्रकरण की पूरी जांच होनी चाहिए, इसकी तह तक शासन प्रशासन को जाना चाहिए, लेकिन बात एक तरफा नहीं होनी चाहिए। ये भी धामी जी को समझना होगा कि यूसीसी लाने वाले पहले मुख्यमंत्री हो, धर्मांतरण कानून लाने वाले पहले मुख्यमंत्री हो, तो ये किसके खाते में जाएगा? थूक जिहाद और लव जिहाद लाने वाले भी पहले मुख्यमंत्री के तौर पर वो जाने जाएंगे, तो ये भी तो अपने खाते पर लेना पड़ेगा उनको। और जो पहली बार प्रदेश में सांप्रदायिक माहौल बन रहा है, उसका खामियाजा कौन भुगतेगा? एक लॉन्ग रन में अगर हम देखें तो पर्यटन प्रधान प्रदेश है हम लोग। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।